गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी लाइव क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो शायद आप लोगों ने अपनी नोटबुक में शायद नोट कर भी लिया होगा। जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में वो नोट नहीं कर पाए हैं वो कृपया करके उन सभी वीडियोज़ में जो भी आपको समझाया गया उन सबको नोट कर दीजिए एज ए नोट्स के रूप में। दूसरी बात कि आप लोगों के पास सभी के पास आपकी जो साइंस की जो बुक है वो अवेलेबल होनी चाहिए। बगैर साइंस की बुक के आप साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप खुद पढ़ोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाय मैसेज बाय कमेंट्स के द्वारा आप हम लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स का जो भी सोल्यूशन है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकें या हम आपको दे सकें। तो कल तक हमने जो डिस्कस किया था उन सभी के बारे में आज एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये आपको ये बताया था कि क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, सैकड़ों की प्रशुद्ध ऊष्मा क्या होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इन सब के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, तो डिस्कस करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि एक बार दोबारा से हम रिकवर कर रहे हैं उस चीज़ को कि हमारे पास जो मैंने आपको बताया था गलनांक के बारे में मैं आप दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि गलनांक क्या होता है। जब कोई भी ठोस वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह तापमान उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जबकि यदि मैं आपकी क्वथनांक की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वथनांक को हमने ये बताया था कि वायुमंडलीय दाब पर कोई भी द्रव अगर गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया आपकी क्वथनांक कहलाती है। इन सब को करने के बावजूद हमने आपको बताया था सैकड़ों की प्रशुद्ध ऊष्मा क्या होती है। एक एटमॉस्फेयर दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसमें ऊर्जा आपकी सैकड़ों की प्रशुद्ध ऊष्मा कहलाती है। जबकि इसका विपरीत क्या था, इसका विपरीत आपको बताया था कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैंने आपको ये कहा था कि जहाँ पे बेटा गलनांक है उसकी जगह आपको क्या करना है, क्वथनांक करना है। जहाँ ठोस है उसकी जगह आपको द्रव करना है और जहाँ द्रव है उसकी जगह आपको गैस करना है, यही बताया था। अब देखिए उसकी डेफिनेशन क्या थी। एक वायुमंडलीय दाब पर जो कोई भी द्रव्य जो पदार्थ होता है उसको उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह वाष्पीकरण की प्रशुद्ध ऊष्मा कहलाती है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने ये बताया था कि आप हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा वाष्पीकरण। अब जब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं तो वाष्पीकरण होता क्या है, यह किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, इन सब के बारे में अगर मैं जानकारी आपसे मांगूं तो आप मेरे को बताओगे सर जैसे वाष्पीकरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कभी बारिश होती है या हमारा जो पानी वगैरह कहीं भी इकट्ठा हो जाता है तो वो जो पानी है वो जो इकट्ठा हुआ है वो कुछ दिनों के पश्चात अपने आप सूख जाता है। क्यों फिर आप जवाब दोगे सर उसमें क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण का मतलब ये होता है बेटा कि क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी द्रव्य यदि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी द्रव्य यदि गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है। अब जैसे कोई भी तालाब वगैरह है या फिर बारिश का पानी कहीं मोहल्ले में अगर इकट्ठा हो जाता है तो कुछ समय के पश्चात अपने आप सूख जाता है, कुछ घंटों के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात अपने आप सूख जाता है। क्योंकि जो बारिश का जो पानी जो इकट्ठा हुआ है वो पानी धीरे धीरे वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ जाता है और धीरे धीरे जो वाष्प जो बन रहा है यही प्रक्रिया क्या है उसकी वाष्पीकरण। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने आपको यही तो बताया था कि क्वथनांक से कम ताप पर यदि कोई द्रव्य क्वथनांक से कम ताप पर यदि कोई भी द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, ये तो हमारा था कॉमन फैक्टर वाष्पीकरण है क्या। तो हमारा टॉपिक क्या था, आपका टॉपिक था वाष्पीकरण।
मैंने क्या बताया, क्वथनांक से कम ताप पर क्वथनांक से कम ताप पर जब द्रव्य पदार्थ गैस में क्वथनांक से कम ताप पर जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। वेपराइजेशन, इंग्लिश में से आप क्या बोलते हो, वेपराइजेशन। ठीक है, अब देखो वाष्पीकरण किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वाष्पीकरण की दर बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं कि वाष्पीकरण को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं, जो प्रभावित करते हैं। तो हम टॉपिक डालेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कि वाष्पीकरण को प्रभावित कि किस टाइम पे वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और किस टाइम पे वाष्पीकरण की दर घटेगी। इन सब के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि सबसे पहला जो हमारा है सतह का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्र बढ़ने, पहला कारण। ठीक है, दूसरा कारण की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा कारण हमारे पास है तापमान में वृद्धि। थर्ड रीजन हमारे पास है आर्द्रता में कमी। और फोर्थ रीजन, लास्ट और फाइनल जो रीजन है वो हमारे पास है वायु की गति में वृद्धि। देखो वाष्पीकरण होता क्या है, इसको कितने ऐसे कौन से कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण बढ़े या घटे, बढ़ने और घटने को कौन से ऐसे कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो ध्यान देना, सतही क्षेत्र बढ़ने पर, पहला कारण है आपका सतही क्षेत्र बढ़ने पर। इसका मतलब क्या है बेटा, जब आप ध्यान देना, जब आप सतही क्षेत्र पर बढ़ने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला है, जैसे आपके पास कोई भी एक ध्यान देना एक बात कि सतही क्षेत्र बढ़ने की अगर मैं बात करता हूं तो सतही क्षेत्र बढ़ने का कारण है, जैसे आप कोई भी कपड़े को जब आप धोते हो तो आप उसे सुखाते हो ना। तो सतही क्षेत्रफल, अगर कपड़ा थोड़ी जगह में सूख रहा है, अगर उसे हम इकट्ठा करके सुखाते हैं तो वो कम सूखता है। यदि
मैं उसको फैला के सुखा देता हूँ तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से, अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जब आपके पास कोई भी गीला कपड़ा है, जब आप उसे सुखाते हो, अगर वो कम जगह में सुखाते हो, इकट्ठा करके सुखाते हो तो वह कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता है। लेकिन जब आप उस कपड़े को फैला देते हो, उसका क्षेत्रफल जब बढ़ा देते हो तो होता क्या है कि वह जो कपड़ा होता है वो आसानी से, जल्दी से सूख जाता है। अब दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि या तापमान बढ़ने से जो कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। अगर कोई भी आपके पास जैसे जल है, जल को अगर आप गर्म करते हो तो गर्म करोगे तो कणों के पास जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही जो द्रव है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, अर्थात जो कणों के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ जाएंगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपके पास मान लीजिए जल है, इस जल को जब आप गर्म करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? वाष्प में। तो जल के पास, जल कैसा था आपका? द्रव्य था। वाष्प क्या है आपके पास? गैस है। जब ये जो द्रव्य है, इसकी संरचना हमने ऐसी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो, और जब ये गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो इसकी संरचना आप लोगों ने ऐसी, मतलब ये जो कण है ये थोड़े दूर दूर हो गए थे, मतलब ये इनमें जो गतिज ऊर्जा हो गई थी वो ज्यादा हो गई थी। इस गतिज ऊर्जा के ज्यादा होने के कारण से ये जो स्वतंत्र रूप से जो गति कर रहे थे, इन गति के कारण ही ये जल्दी से क्या हो गए थे? वाष्पीकरण हो गए थे। इसी तरह यदि मैं किसी भी द्रव की अगर मैं कोई भी आपके पास यदि आपके पास कोई भी पदार्थ है, यदि आप उसे गर्म करते हो, ताप देते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या, उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है बढ़ जाती है। और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ वाष्पीकरण है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है बेटा? नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। नमी में कमी कब आएगी? नमी में कमी कब आएगी? देखो कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आर्द्रता की, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आपकी क्या कहलाती है? आर्द्रता। ध्यान देना, आर्द्रता की डेफिनेशन क्या हो गई? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। जल वाष्प की मात्रा आपकी क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आपकी आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा आपकी आर्द्रता कहलाती है तो इसमें कमी कैसे आएगी? मान लीजिए कि आपके पास किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास, आपके पास मान लीजिए जैसे आज का हमारा टेम्परेचर मान लो 33 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो आसपास का जो क्षेत्रफल है उसमें वायु की निश्चित मात्रा के अंदर जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है। इस जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जो ये आर्द्रता है, ये जलवाष्प जो उपस्थित है इसके अंदर, तो जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इसका मतलब मैंने आपको यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आप आर्द्रता कहते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि आपके पास, कि यदि आपके पास कोई भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के ऊपर वायु में अगर आपके पास तापमान है और तापमान के साथ साथ वायु में जलवाष्प की मात्रा है, तो यदि जलवाष्प की मात्रा
कि जो जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम है, जलवाष्प की मात्रा है वो कम है, तो क्या होगा जो मान लीजिए कि आपके पास ये पानी है, ठीक है, अब वायु में भी जलवाष्प है, वायु में जो जलवाष्प है वो ज्यादा है, वायु में जो जलवाष्प है वो ऑलरेडी ज्यादा है और ये पानी है। अब ये कितना सोखेगी, ये वायु इसको कितना सोखेगी, मतलब ज्यादा नहीं सोख सकती। जब इसको ज्यादा नहीं सोख सकती तो इसका मतलब क्या है, इसके आर्द्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कमी क्यों आएगी, क्योंकि इसको सोख ही नहीं रही। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया, वाष्पीकरण की दर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, वायु की गति में वृद्धि। जब वायु तेजी से चलेगी, जब वायु तेजी से चलेगी तो वायु तेजी से चलेगी तो वाष्पीकरण, जो वायु में जो वाष्प होगी, तो जो जलवाष्प होगी वो तेजी से जाएगी। तो तेजी से जाएगी तो हमारे पास जो कपड़े वगैरह हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट में कि जो गीले कपड़े होते हैं उनको हम वायु में सुखाते हैं, खुले में सुखाते हैं। क्यों, पहला तो फैक्टर क्या है आपका, सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण। जब आप उसे खुले में सुखाओगे तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर वायु की गति, जब तेज वायु चल रही है उसके अंदर आप किसी भी कपड़े को सुखाते हो तो क्या होगा कि वायु तेज होगी तो कपड़े, जब आपका कपड़ा सूखेगा तो उसके अंदर जो वायु के साथ साथ जो जलवाष्प के जो कण है वो धीरे धीरे वायु में मिल जाएंगे। और जो वायु के अंदर जो कण मिलेंगे वो कण मिलने के साथ साथ आपकी जो जलवाष्प है, जो वाष्पीकरण है उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आज हमारा वाष्पीकरण का टॉपिक था। इस वाष्पीकरण के टॉपिक के से संबंधित हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि आप एसीटोन या फिर इत्र या फिर पेट्रोल को जब आप हथेली पर रखते हो तो वो कुछ समय के पश्चात वो उड़ जाते हैं, ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं और आपकी हथेली को ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एसीटोन है, इत्र है या फिर पेट्रोल है, जब वो उड़ जाते हैं तो उड़ने के उपरांत उनमें जो कुछ उसमें ऊर्जा, उनको जो ऊर्जा का लॉस हुआ है वो ऊर्जा पुनः पाने के लिए अपने चारों तरफ के वातावरण से ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जैसे ही ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो अवशोषित करने के बाद क्या होगा कि जो साइड से जो भी ऊर्जा आ रही है इनके पास वो ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी, जिससे हमारे हथेली को क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब जैसे हमारे पास नया जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद हमें बताना है, कल मैं आपसे फिर पूछूंगा। आज की हमारी वीडियो में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।